पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में आपका स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम साथ हैं, लेकिन आज जिन दो राज्यों पर चर्चा होनी है उसमें एक तमिलनाडु और दूसरा आंध्र प्रदेश। इन दोनों जगहों पे नरेंद्र मोदी की लहर है या नहीं है, इन दोनों जगहों पर कांग्रेस कोई मायने रखती है नहीं रखती है, और इन दोनों जगहों पर क्या ये माना जाए कि छत्रप यहां से इस रूप में निकलेंगे कि केंद्र में कोई भी सरकार बने बिना यहां के जुड़े हुए दिल्ली में सरकार बन नहीं सकती है। हम आपको पहले दिखला देते हैं इन दो राज्यों की मेथोडोलॉजी क्या है। खासतौर से शुरुआत हम आंध्र प्रदेश से कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश ये 2 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच 1793 ये कुल इंटरव्यू किए गए हैं। इसी पीरियड में अगर याद आपके जहन में आता हो तो वोटिंग शुरू हो चली थी। 3 फेज, तीसरा फेज 10 अप्रैल को ही था, जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें तो नहीं कही, 91 सीटों पर उस दिन वोटिंग हुई थी। आंध्र प्रदेश को लेकर अलग अलग कयास कि तेलंगाना बनने के बाद किसे फ़ायदा होगा, तेलंगाना बनने से क्या वाकई कांग्रेस जो सोच रही है उस दिशा में हवा बह जाएगी। इन सब के बीच टीडीपी क्या हाशिए पर, वाईएसआर की पूरी सियासत क्या सिमट के रह गई और वो अब सीमानदारा से बाहर निकल नहीं सकते हैं। तेलंगाना में उनका शून्य ही आंकड़ा, ये तमाम चीज़ें हर के जहन में। लेकिन एक चीज़ बता दें, हमने ये जो पूरा का पूरा सर्वे किया है उसमें आंध्र प्रदेश को रखा है, इसमें तेलंगाना को अलग हिस्से के तौर पर नहीं देखा गया। तो आइए उसकी हम पहली स्थिति आपको दिखला देते हैं। आंध्र प्रदेश में कितने फीसदी वोट किसके हिस्से में जा सकते हैं, और ये फीसदी हिस्से में हमने 4 हिस्से, हमने इसको टीडीपी को अलग नहीं किया, ये हम आपको पहले बता दें। बीजेपी के साथ है टीडीपी, कांग्रेस के हिस्से में 16% वोट। पिछली बार की तुलना में काफ़ी नुकसान है। और इसके बाद आप देख लीजिए बीजेपी प्लस, ये बीजेपी प्लस का मतलब है इनके साथ इस वक्त तेलुगु देशम साथ में हम जोड़कर चल रहे हैं, जिन्हें 37% लाभालाभ की स्थिति है। और तीसरी स्थिति में जो बार बार बात आ रही थी, टीआरएस 13%, वाईएसआर 24% और अदर्स 10%। कहीं कहीं वामपंथियों का भी जोर यहाँ पर है। लेकिन एक चीज़ और बता दें, अगर इन परिस्थितियों को, हम इस पे आएंगे कि 2009 में क्या स्थिति है, 2004 में क्या स्थिति थी, लेकिन अगर इसे सीटों में बदलें तो हर किसी के जहन में कि कितनी सीटें कौन ले जा सकता है। आंध्र प्रदेश की स्थिति, कांग्रेस 2004 में 29 सीट ले गई थी, फिर 33 सीट ले गई थी, लेकिन ये आंकड़ा देखिए कैसे घट के आ गया है। पिछले 10 बरस सत्ता में रहने के दौरान 29 और 33 सीट लेने वाली 4 से 6 सीट पर सिमट रही है। वहीं बीजेपी प्लस 17 से 21, और उस पीरियड में अगर चले जाइएगा तो लगभग जो टीडीपी थी 5 से 6 सीटें मिला करती थी, 5 और 6 सीट मिली थी। 17 से 21 सीट, जाहिर है कहीं ना कहीं बीजेपी की हवा या मोदी की हवा का जिक्र जो हो रहा है वो इसमें जुड़ रहा है। तेलंगाना तक सिमटे हुए टीआरएस 6 से 10 सीट, जो कि 5 और 2 सीट, 5 सीट 2004 में जीते थे, 2 सीट 2009 में जीते, और इस वक्त 6 से 10 सीट की स्थिति बन रही है। जगनमोहन 7 से 11 सीट, जगनमोहन पर हर किसी की नज़र है। माना यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से भीड़ होती है, जगनमोहन की एक अपनी लहर है और सुनामी है, उसमें सब कुछ बह जाएगा, इंतजार करना होगा। और 0-2 की स्थिति में अदर्स है। एक स्थिति और हम आपको जुड़ा दें, चर्चा हम शुरू करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए आंध्र प्रदेश का कोई शख्स नहीं है। नाम दिए गए उसमें कोई शख्स निकल कर नहीं आया। 47% नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर, राहुल गांधी 15%, 17% सोनिया गांधी, और मनमोहन सिंह 4% था। अन्य के हिस्से में 10% गए। 10 में कोई ऐसा नाम नहीं था जिसमें आंध्र प्रदेश का जिक्र जिसका किया जाए। और ये एक बड़ी बात थी कि किसी हर राज्य से हम लोग टटोल रहे थे, नाम निकल के आए हैं। हम इसके दूसरे हिस्से में आएंगे, तमिलनाडु में भी नाम निकल, लेकिन आंध्र से कोई शख्स प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर हो, ऐसा कोई नाम निकल कर नहीं आया। हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर जी स्टूडियो में हैं, केवी प्रसाद जी वरिष्ठ पत्रकार वो भी हमारे साथ हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कांग्रेस की मौजूदगी नहीं है क्योंकि कांग्रेस कहती है कि वो सर्वे पर भरोसा नहीं कर रही है और चर्चाओं में शामिल नहीं होती है। केवी प्रसाद जी, आंध्र के भीतर में जो पहली बार एक नई चीज़ नज़र आ रही है वो है कि बीजेपी का वर्चस्व पहले कभी रहा नहीं, लेकिन बीजेपी प्लस की जो स्थिति है हम लोगों ने मिला दिया है, क्योंकि जो नज़र आया उसमें राहुल गांधी की तुलना में नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा था और उसके परसेंटेज ऑफ वोट खिसक के बीजेपी के पक्ष में अगर जा रहे हैं, अगर ये कमाल हो रहा है, तो क्या ये माना जाए कि पहली बार
तेलुगु देशम को इसका लाभ मिल रहा है, मोदी के साथ खड़े होने का लाभ मिल रहा है? वाजपेयी जी, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 1999 में तेलुगु देशम पार्टी भारतीय जनता पार्टी के संग होकर चुनाव लड़ी थी। हाँ। उस वक्त वाजपेयी जी इसकी सरकार थी। कारगिल युद्ध के बाद जो फिर भी उतनी सीट नहीं मिली थी। नहीं, मैंने कहा जहाँ तक रहा सवाल बीजेपी का, आपने जो बात की, भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम की पहली बार नहीं है, दूसरी मरतबा। मोदी लहर बोल रहे थे। मोदी लहर पे चूंकि एक नया सिलसिला है तो ज़रूर है कि मोदी का असर, मोदी जी का असर वहाँ दिखेगा। सवाल तो ये है कि भारतीय अभी पिछले कुछ दिनों में जो पलटी हुई है वहाँ पे, खासकर सीमांध्र के इलाकों में, वहाँ पे चंद्रबाबू नायडू का ग्राफ फिर से बढ़ा है। और उसके पीछे जो वहाँ एक मंशा है, खासकर अर्बन एरियाज़ में ये देखा गया है, लोगों से बातचीत जब होती है, लोग वहाँ के लोग बताते हैं कि चूँकि अब सीमांध्र को पता है विभाजन होना ही है और अगर आंध्र का विकास होना है तो चंद्रबाबू नायडू एक, चूँकि वहाँ के राज्य के चुनाव भी हो रहे हैं, तो लोगों को दिख रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह हैदराबाद को पूरे विश्व के मैप पे पहुंचा दिया था डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के बतौर, तो क्या फिर इस तरह से फिर अगर राष्ट्र में, वहाँ के राज्य में डेवलपमेंट और विकास का मॉडल दिखाना है तो चंद्रबाबू नायडू के सामने नहीं, आप बड़े महत्वपूर्ण, क्या ये मैच कर रहा है जो 2004 तक चंद्रबाबू नायडू जिस रूप में दिखा रहे थे, नरेंद्र मोदी का मॉडल भी कुछ उसी दिशा में जा रहा है? क्या दोनों मैच कर रहा है? एक तो ये जहाँ तक सवाल जो बातचीत हुई है, लेकिन साथ ही साथ एक बात इसमें एक कहना चाहूँगा कि जो वहाँ के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे राजशेखर रेड्डी और उनके लड़के के लिए भी काफ़ी अभी भी सेंटिमेंट्स हैं। और उसकी वजह यह है कि राजशेखर रेड्डी जी के जब वहाँ पे राज्य में सरकार चली थी, उन्होंने कुछ इस तरह के स्कीम्स दिए थे, खासकर जो हेल्थ स्कीम, जो कि बहुत सस्ते दरों में आम नागरिकों की सुविधा देती थी। यहाँ तक कि हार्ट के, हृदय रोग के ऑपरेशंस को भी वो काफ़ी सस्ते दर पे करते थे और बड़े बड़े अस्पतालों के साथ उन्होंने टाई अप किया था। इस तरह के सोशल वेलफेयर स्कीम्स को लेकर काफ़ी उन पर संवेदना है और तो कहीं ना कहीं अर्बन और रूरल में ये फ़र्क वहाँ लोग बता रहे हैं। ओके, शशिशेखर जी, कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अब वाईएसआर का नहीं होना है। कांग्रेस को अगर सबसे बड़ा झटका कहीं लगना था, आप पहले भी 1-1.5 साल से अगर देखिए तो साफ साफ दिख रहा था आंध्र से लगना था। आंध्र हमेशा रक्षक के तौर पे आता था कांग्रेस के, नॉर्थ से साफ हो जाते थे तब भी आंध्र साउथ की अगुवाई करता था इनके लिए। लेकिन जब से वहाँ पर डेथ हुई वाईएसआर की और उसके बाद जगन रेड्डी से जो इनका जिस तरीके से जो झगड़ा शुरू हुआ, उसके बाद से कुछ चीज़ें साफ हो गई कि कांग्रेस का जो बेस वर्कर था उसको लगने लगा कि अब हमारे पास कोई बड़ा नेतृत्व तो नहीं आने वाला है फिलहाल। इस बीच पूरे देश पे एक एंटी इनकम्बेंसी वेव चलनी शुरू हुई और उसी एंटी इनकम्बेंसी वेव से अगर आप देखिए तो कई जगह कुछ राजनीतिक शून्य भी भरे, तो वो काम इस समय तेलुगु देशम कर रही है। नहीं, ये सवाल इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमें ये 2-3 चीज़ें बड़ी याद आ रही हैं। 2004 का वक्त था, हम लोग हैदराबाद में मंच लगा के बैठे थे, वाईएसआर और जिस जगह पे थे वो 5वीं मंजिल थी, वाईएसआर रैली निकाल रहे थे, दौड़ते भागते हुए ऊपर आ गए और वो बैठ गए, बोले हाँ बताइए भाई, इंटरव्यू देना है आपको। हम ये कह रहे हैं इस वक्त कांग्रेस के पास, इसका मतलब एक ये माना जाए कि जो ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर होता है किसी भी पार्टी का, वो मैटर नहीं कर रहा है, लीडरशिप गायब हो गई। लीडरशिप तो पहले ही गायब हो गई थी। इन्होंने जो ये प्रयोग किया उसमें उनको 2 झटके लग गए। तेलंगाना से जो सपोर्ट उन्हें मिलने की उम्मीद थी वो उनको मिलती हुई नहीं दिख रही है। आंध्रा में तो वो वैसे ही साफ हो गए थे। आप जरा सोचिए कि मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी बना ले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये कहीं कांग्रेस के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि वो लगातार पीछे चलते चले गए और ज़मीनी कार्यकर्ताओं से पहले से ही दूर हो गया था। ये मुद्दा मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ। कभी एक चीज़ बताइए कि ये जो कांग्रेस की जो पूरी सिचुएशन रही, खासतौर से 2 प्रयोग उसके गलत माने जा रहे थे इस दौर में। पहला तो ये जगन रेड्डी को इन्होंने सीएम नहीं बनाया जी, और दूसरा ऐसे चीज़ों को फंसाते चले गए तेलंगाना बनाने को लेकर, लगा कि ये लोग चाहते हैं नहीं चाहते हैं या किस स्थिति में फंसे हुए हैं। ये दोनों प्रयोग, ये उपलब्धि इनकी रही है, यही सबसे बड़ी नकारात्मक है सोच रही है कांग्रेस को। लग रहा था कि तेलंगाना को अंत तक खींचकर, जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल ऐन वक्त पे जाके तेलंगाना का घोषणा की और उसके ऊपर कार्रवाई की, तो उसका कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक फ़ायदा दिखेगा। ये आज भी वहाँ के अगर आप नेताओं से बात करें, वो ये मान के कहते हैं कि अगर आप 2009 के आंकड़े उठा के देख लीजिएगा, जिसका आपने भी जिक्र किया है, तो टीआरएस को तेलंगाना में उतना फ़ायदा नहीं पहुंचाया जितना फ़ायदा टीआरएस को पहुंचना था बतौर 2004। और 2004 में टीआरएस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी थी, तो 2009 में टीआरएस को सिर्फ 2 वहाँ पे लोकसभा की सीटें आई थी और असेंबली में भी उनकी काफ़ी घट गई थी।
तो इस तरह से उनका आज भी जो तेलंगाना के कांग्रेसी नेता हैं उनका ये मानना है कि कांग्रेस, क्योंकि वहाँ का जो सेंटिमेंट है लोगों का, खासकर तेलंगाना के राज्य प्रांत का, कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने हमारे का 60 साल के बाद एक नए राज्य की गठन की, तो ये उनके मन में एक मंशा, ऐसा कांग्रेसी मानते हैं। दूसरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का आंध्र में कुछ इलाकों में प्रभाव है, व्यापक प्रभाव नहीं है, और तेलुगु देशम का संस्था बहुत बढ़िया है, पूरे प्रांत में फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक संगठन जो तेलुगु देशम का है, और जो जिस तरह से नरेंद्र मोदी की जी छवि को लेकर जो बातचीत चल रही है, और चंद्रबाबू नायडू का खुद का एक काम। टीआरएस ने फिर कांग्रेस से समझौता क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने समझौता इसलिए नहीं किया, टीआरएस अपने आप को अलग से देख रही है। उनको लगता है कहीं ना कहीं इस चुनाव में उनकी ज़्यादा सीटें निकलेंगी। कांग्रेस के नेता नहीं मान रहे, मैं यही आपसे कह रहा हूँ। कांग्रेस के नहीं, ऐसा तो नहीं देख रहे हैं कि चुनाव के बाद कोई नई स्थिति बन सकती है? अभी आप वो तो परिस्थिति के लिए तो सब इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आपको याद हुआ हाल फिलहाल में टीआरएस के मुखिया चंद्रशेखर राव ने ये बयान दिया था कि मैं तीसरे मोर्चे या तीसरे विकल्प की बात तो कर सकता हूँ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ कोई खास इशारा नहीं किया। लेकिन बहरहाल अभी तो चुनाव जब होगा और परिणाम निकलेंगे, उसके बाद परिस्थिति बदलेंगी, ऐसा कई सारे विशेषज्ञ और कई सारे राजनेता मान रहे हैं। कोई हम एक सवाल हम साथ बीजेपी के नेता भी जुड़ जाएंगे, लेकिन एक चीज़ बताइए शशिशेखर जी, हम एक चीज़ देख रहे हैं, जयपाल रेड्डी कांग्रेस के बड़े लीडर जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वेंकैया नायडू जो बीजेपी के बड़े नेता वहाँ से निकल कर बैठे हुए हैं, लेकिन इन दोनों पार्टियों के नेता और इन लोगों का कोई महत्व नहीं है इस पूरे आंध्र की पॉलिटिक्स में, कहीं कोई असर नहीं आता है क्या ये? और हम लोगों ने जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट्स लिए तो उसमें कोई नाम ही नहीं आया। जो प्रोसेस था उसमें वहाँ के व्यक्ति भी नाम दे सकते थे कि आप लिखिए, कोई नाम ही नहीं निकल के आया। क्या ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की सबसे बड़ी चूक है, भूल है, नहीं होना है, क्या स्थिति? अगर आप नाम का, अगर आपके प्रश्न के दो हिस्से हैं, मैं नाम से शुरू करता हूं जो आपने बाद में उठाया। अगर आप साउथ में देखें तो जयललिता ने एक मूव जरूर चला प्रधानमंत्री बनने का, और उसके पीछे रीज़न अलग है, जब तमिलनाडु आएगा तो हम उस पर बात करेंगे। लेकिन आप आंध्र में क्या, कर्नाटक में भी आपको कर्नाटक का कोई आदमी नहीं मिलेगा जो कह रहा हो कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। केरल में भी कोई नहीं मिलेगा जो कह रहा हो प्रधानमंत्री। देवगौड़ा निकल कर आए, देवगौड़ा निकल कर आए थे, लेकिन अभी कोई देवगौड़ा इस नाम पर नहीं लड़ रहे चुनाव कि मैं प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ। तो ये अगर आप रायशुमारी देख रहे हैं कि मैंने एक वक्त नमूद्रीपाद भी वहां से केरल से आवाज लगाते थे, जनाब, और इंदिरा गांधी को जाना पड़ता था। नमूद्रीपाद आवाज लगाते थे, तो जो केरल की जो आवाज थी वो नमूद्रीपाद ही हुआ करते थे, और वामपंथ में तो उनकी चलती थी। नहीं, आंध्र में ये क्यों नहीं मैटर क्यों नहीं? आंध्र में इस समय आंध्र में एक अजीब स्थिति पैदा हो रही है। अगर आप देखिए तो एनटी रामाराव के बाद किसी ने राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय दल उन्होंने बनाया, लेकिन किसी ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने की नहीं सोची। तो एक तो आंध्र के राजनीतिक संस्कार मुझे लगता है इस तरीके के नहीं है कि वो अपने को ऐसा पाएं। दूसरे, अभी वहाँ पर एक कन्फ्यूज़न की स्थिति है, वहाँ पर इतनी पार्टियाँ हो गई हैं, अभी टूट रहा है आंध्र। इस चुनाव के बाद वहाँ के हालात बिल्कुल बदलने जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में लोग अपनी ज़मीन को पकड़े रहने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं, और इसीलिए कोई दावा भी इस तरह का नहीं कर रहे हैं। और वहाँ की जनता को भी लगता है हम प्रधानमंत्री बनने में तो सहायता कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की दावेदारी मुझे नहीं लगती। जादुई छवि लेकर आंध्र में कोई निकला तो एनटीआर ही निकले। सवाल ये, आंध्र प्रदेश के बंटने के बाद कुछ सवाल हर राजनीतिक दल के साथ होंगे। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, जो सर्वे दिखा रहा है उसमें बीजेपी टीडीपी मिला जुला लाभालाभ और प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी बहुत आगे हैं। वजह क्या है इसकी, आंध्र में इस तरीके की हवा? देखिए, जो आपका सर्वे दिखा रहा है यह कुछ बहुत अप्रत्याशित नहीं दिखा रहा है। एक तो पूरे देश में इस समय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अभूतपूर्व जन समर्थन दिख रहा है, और आंध्र प्रदेश में भी जो कुछ आप देख रहे हैं ये सिर्फ उसी का एक रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे साथ जो टीडीपी का गठबंधन हुआ है, तो होता क्या है कि हमारे नेता के प्रति तो बहुत आकर्षण है, परंतु यदि हमारा संगठन नीचे स्तर पर उतना मजबूत नहीं है तो उस आकर्षण को अपने साथ कैपिटलाइज करना या अपने साथ संग्रहित करके जोड़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। यदि हमारा गठबंधन ऐसा हो जाए तो हमारे गठबंधन सहयोगी को भी उसका लाभ मिलने लगता है जी। तो मैं ये मानता हूं कि जो हमारे गठबंधन सहयोगी हैं उनका जमीनी आधार और ऊपर के स्तर पर आंध्र प्रदेश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, उससे मिलकर जो चित्र बनता हुआ दिख रहा है वो कुछ बहुत